तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एआई एक्शन समिट से जुड़ी हमारी खास कवरेज के साथ। फ्रांस के पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई एक्शन समिट में हिस्सा लिया। पीएम मोदी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी समिट में मौजूद रहे। एआई समिट में पीएम मोदी ने एआई के हमारे जीवन में होने वाले पॉजिटिव बदलावों को लेकर बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि एआई हमारी जिंदगी को बदल रहा है, एआई मानवता के कोड लिख रहा है। पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने की बात भी की और डीप फेक के खिलाफ एक्शन की बात रखी। AI is already reshaping our polity, our economy, our security, and even our society. AI is writing the code for humanity. AI is writing the code for humanity in this century. But it is very different from other technology milestones in human history. We must develop open source systems that enhance trust and transparency. We must build quality data sets free from biases. We must democratize technology and create people-centric applications. We must address concerns related to cybersecurity, disinformation, and deepfakes. And we must also ensure that technology is rooted in local ecosystems for it to be effective and useful. वहीं दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में आज से इंडिया एनर्जी वीक 2025 की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा, भारत हर सेक्टर में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बीते 10 साल में भारत ने जो हासिल किया है उससे विश्वास होता है कि हम एनर्जी सेक्टर का टारगेट भी समय से पहले पूरा कर लेंगे। भारत की एनर्जी एम्बिशंस 5 पिलर्स पर खड़ी है। हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिनको हम हार्नेस कर रहे हैं। दूसरा, हम अपने ब्रिलियंट माइंड्स को इनोवेट करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तीसरा, हमारे पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। चौथा, भारत के पास स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी है जो एनर्जी ट्रेड को ज्यादा आकर्षक और आसान बनाती है। और पांचवा, भारत ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी के लिए कमिटेड है। इससे भारत के एनर्जी सेक्टर में नई संभावनाएं तैयार हो रही है। चलिए अब बात करते हैं शेयर बाजार की। आज बाजार में बेयर्स का हाहाकार मचा रहा, बिकवाली का दौर जारी रहा। लगातार 5वें दिन बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी में 1% से ज्यादा फिसलते हुए दिखाई दिए। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो ये 1018 पॉइंट गिरा, साथ ही निफ्टी 310 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में बिकवाली रही, तो वहीं दूसरी तरफ मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स 3% से ज्यादा फिसले। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, बताएं आज किन सेक्टर का हाल सबसे ज्यादा खराब दिखाई दिया और साथ ही साथ कुछ सेक्टर में क्या बढ़त भी देखने को मिली? तो डेफिनेटली हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भी हमें बाजार के अंदर एक पेन एविडेंटली देखने को मिला। अगर निफ्टी की बात करी जाए तो सबसे पहले बात करते हैं कि बढ़ने वाले शेयर्स आज निफ्टी के अंदर हमें कौन से देखने को मिले। अडानी एंटरप्राइजेज में हमें 1.5% की मजबूती देखने को मिली। अडानी के सारे ही जो शेयर्स थे वहां पे एक अपगेनिंग का मोमेंटम था। ट्रेंड
ग्रासिम इंडस्ट्री, नतीजे खराब आए थे लेकिन उसके बावजूद शेयर में थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली और ब्रिटानिया आज फ्लैट क्लोजिंग दिखाता हुआ बंद हुआ। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो आयशा मोटर्स नंबर्स अपोलो हॉस्पिटल के भी आए थे, दोनों ही काउंटर्स नंबर्स के बाद यहाँ पे फिसलते हुए दिखाई दिए हैं। श्रीराम फाइनेंस में काफी लंबे टाइम से गिरावट देखने को मिल रही है और बीएल भी आज करीबन 3% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। बात करते हैं डायरेक्टली मिड कैप के जो गिरने वाले शेयर्स हैं। बीएसई लिमिटेड 8% की कमजोरी यहां पे देखने को मिली। पीबी फिनटेक 7.5%, भारत डायनामिक्स जैसे काउंटर्स में भी आज काफी ज्यादा पेन देखा गया और ओबरा रियलिटी भी 3.25% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। अक्रॉस द बोर्ड बात करी जाए तो सारे ही सेक्टर्स में पेन था, लेकिन रियलिटी आज जो ऐसा सेक्टर था जहां पे पेन कुछ ज्यादा ही दिखाई दिया है। ओबरा रियलिटी 6%, महिंद्रा लाइफ साइंस 5%, शोभा में करीबन 5.5% और गोदरेज प्रॉपर्टीज भी करीब 5% की कमजोरी के साथ बंद हुए हैं। अगर हम ओवरऑल समझे तो बाजार में डेफिनेटली बियर्स का जोश हावी है। जी, शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। वहीं एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीईओ मनीष सोंथालिया ने सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत की है। इस दौरान मनीष ने कहा बाजार में बिकवाली का समय गया। साथ ही मनीष सोंथालिया ने बैंक, इंश्योरेंस और हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर को लेकर बुलिश रवैया दिखाया है। देखिए, बेचने का टाइम तो गया, अब बिकवाली करने का तो समय है नहीं। और बेसिकली मेरे हिसाब से लास्ट 5% का डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। 22,000 के आसपास मेरे हिसाब से तो काफी बाइंग होनी चाहिए। और मोटा मोटी जो आशा थी कि रुपया कमजोर होगा और 88 और 90 के बीच में, तो अब हमें 88 का भी लेवल देखने को मिल गया। तो मेरे हिसाब से तो लास्ट 5% है, यहाँ पर हिम्मत बना के नेक्स्ट 2-3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है। और बेसिकली यही है कि निफ्टी की जो अर्निंग्स ग्रोथ है 10-12% होगी। और अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप भी लेते हैं तो जो निफ्टी की अर्निंग्स ग्रोथ है उससे ज़्यादा ग्रोथ और निफ्टी की जो पी है उसके आसपास का वैल्यूएशन अगर आप रखें तो मिड एंड स्मॉल कैप में भी लेने में कोई खराबी नहीं है। एक तो कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज की तरफ झुकाव बेटर रहेगा क्योंकि एक कंजम्पशन पर इम्पेटस है। दूसरा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पर रहेगा क्योंकि बजट में एक और हाउस पर रेंटल इनकम नहीं कैलकुलेट होगी, 2 हाउसेज अलाउड है। सोने में लगातार तेजी का दौर जारी है। एमसीएक्स पर सोना आज 86,000 के पार पहुंच गया है। पिछले एक महीने में लगभग 9% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। तो क्या है इसके पीछे वजह, बताने के लिए अब हमारे साथ मौजूद हैं दीपाली राणा। तो दीपाली बताएं, रोजाना सोने में जो तेजी देखने को मिल रही है इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? सोने की चमक लगातार बरकरार है और पिछले एक महीने में 9% से ज्यादा सोने के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। लगातार नए रिकॉर्ड हाईज बन रहे हैं और आज भी एमसीएक्स पर 86,000 के पार प्राइसेस निकलते हुए दिखाई दिए हैं। कई सारे फैक्टर्स हैं जो लगातार गोल्ड की इस तेजी को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर चाहे वो यूएस की ट्रेड वॉर हो, रूपी डिप्रिसिएशन हो, फॉलिंग इंटरेस्ट रेट हो या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशंस ही क्यों ना हो, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने लगातार सोने को स्ट्रेंथ प्रोवाइड की है। अगर लेटेस्ट डेवलपमेंट्स की बात करें तो वो अमेरिका से आते हुए दिखाई दी हैं। अमेरिका में स्टील और एल्यूमिनियम पर एडिशनल टैरिफ लगाने की बात हुई है, यानी अगर स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट होता है यूएस में तो एडिशनल 25% टैरिफ उस पर लगेगा, यानी जो एग्जिस्टिंग टैरिफ है उसके ऊपर एडिशनल 25% टैरिफ लगाने की बात की गई है। इसके अलावा सेंट्रल बैंकर्स की बाइंग लगातार हो रही है गोल्ड में, जिसके कारण प्राइसेस में लगातार सपोर्ट और तेजी देखने को मिली है। जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस जो लगातार बना हुआ है वो भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट फैक्टर कंसिस्टेंटली गोल्ड के लिए काम कर रहा है। इसके अलावा ऑलरेडी जो ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं उसको लेकर भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो एक सेफ हेवन बाइंग के तौर पर भी गोल्ड में लगातार तेजी हमने आते हुए देखी है। फॉलिंग इंटरेस्ट रेट हमने देखे हैं, फिर चाहे वो यूएस फेड की तरफ से हो या फिर डोमेस्टिक मार्केट्स में आरबीआई की तरफ से ही क्यों ना हो। हालांकि यूएस फेड का रेट कट स्टांस क्या रहेगा उसको लेकर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, लेकिन जो भी ग्लोबली हो रहा है या डोमेस्टिकली हो रहा है, फिर चाहे वो करेंसी मार्केट की मूवमेंट हो या फिर यूएस ट्रेड वॉर हो, ये सारे एक्टिव से फैक्टर्स हैं जिन्होंने तेजी को सपोर्ट किया है और इसीलिए एंटिसिपेट यही किया जा रहा है कि यहाँ से भी और तेजी आ सकती है। कई एक्सपर्ट्स का तो मानना यह है कि जल्द ही हम 95,000 से 97,000 तक के लेवल्स घरेलू बाजार में देख सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट्स में $3200-3300 तक भी प्राइसेस जल्द जा सकते हैं। शुक्रिया दीपाली इस पूरे अपडेट के लिए। तो डॉलर के मुकाबले रुपए ने 88 रुपए का स्तर छू लिया है। इसका असर आपके मोबाइल और लैपटॉप पर पड़ सकता है। इनकी कीमतों में 5 से 10% का इजाफा देखने को मिल सकता है। देखिए असीम मनचंदा की ये रिपोर्ट।
डॉलर के मुकाबले लुढ़कते रुपए ने आम आदमी की परेशानी बढ़ा दी है। इसका असर आपको मोबाइल, लैपटॉप, टीवी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान पर देखने को मिल सकता है। रुपए ने डॉलर के मुकाबले 88 का स्तर छू लिया है। रुपए में पिछले 5 महीने में करीब 4.5% तक की गिरावट दिखी है। इसका असर लैपटॉप, मोबाइल के पार्ट्स, टीवी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की कीमत पर पड़ेगा, क्योंकि इनका आयात अब महंगा होगा और आपके लिए इनके दाम 5 से 10% तक बढ़ सकते हैं। भारत हर साल करीब $90 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक सामान आयात करता है। जो सारी प्लानिंग होती है वो एक कॉस्ट को लेकर होती है। हमारा इनपुट कॉस्ट कितना होगा, रॉ मटेरियल कितने का पड़ेगा, और फिर हम उसके हिसाब से देखते हैं कि मार्केट में हम कितने की ये चीज बेच सकते हैं। तो क्योंकि ये फ्लक्चुएट हो रहा है तो इसका असर फिर एक लेवल तक जो मैन्युफैक्चरर होता है वो एब्जॉर्ब तो कर लेता है, लेकिन अगर इसमें लगातार गिरावट आती रही या कोई ऐसी चीज चेंज होती रही तो फिर ये इवेंचुअली हमें जो कंज्यूमर है उस पर भी डालना पड़ता है इसका भार। ट्रंप के आने के बाद डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। ट्रंप के स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगाने के बाद रुपए में काफी उतार चढ़ाव भी देखने को मिला है। जानकार मानते हैं कि आने वाले दिनों में रुपए में और गिरावट देखने को मिल सकती है। रुपया थोड़ा ओवर वैल्यूड था, इस साल 5% एप्रिसिएशन हो गया। हर 2-3 सालों में हम इस टाइप की मूवमेंट देखते हैं जो ओवर वैल्यूएशन को करेक्ट करने के लिए आरबीआई अलाउ करता है। रुपए की चाल को देखें और डॉलर इंडेक्स की चाल को देखें तो ये साल डॉलर इंडेक्स करीब 8 से 10% स्ट्रांग हो गया और रुपया 5% वीक हो गया है। तो लुकिंग एट द करेंट कॉन्टेक्स्ट की जहाँ पर आप के एफआईआई से काफ़ी आउटफ्लो हो गए हैं, इक्विटी मार्केट्स भी काफ़ी करेक्ट हो गए हैं और रुपया भी 5% डेप्रिशिएट हो गया है। हालांकि रुपए के गिरने से निर्यातकों को फायदा भी हो रहा है, लेकिन इसमें तेजी से उतार चढ़ाव परेशानी का कारण भी बन रहा है। असीम मंचंदा, दिल्ली। अब बात करते हैं महाकुंभ की। महाकुंभ का आज 30वां दिन है। 13 जनवरी से लेकर अब तक 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। प्रयागराज में महाकुंभ स्नान करने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है। हर जगह लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। शहर में जाम जैसे हालात हैं। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कमिश्नर प्रयागराज और डीआईजी सड़क पर उतरे हुए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को विशेष विमान से प्रयागराज भेजा है। 52 नए आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अफसरों को तैनात किया गया है। आपको बता दें, 12 फरवरी को होने वाले माघ पूर्णिमा के स्नान को लेकर प्रयागराज में नई ट्रैफिक व्यवस्था को लागू किया गया है। आज शाम 5 बजे से 12 फरवरी तक मेले में कोई भी वाहन नहीं चलेगा। साथ ही सीएम योगी ने मेला क्षेत्र में किसी भी अनाधिकृत गाड़ियों की एंट्री को बैन करने पर भी जोर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीवीआईपी सुविधा के अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये लोग वीवीआईपी सुविधा को लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये लोग नकारात्मकता फैला रहे हैं। नकारात्मकता फैलानी है और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की वीवीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव खड़ा कर सदैव उसके खिलाफ चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो अब आपको एक बार फिर से दिखाते हैं तस्वीरें प्रयागराज से, जहां पर अब अंबानी परिवार पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रयागराज संगम में शाही स्नान के लिए अंबानी परिवार प्रयागराज पहुंच गया है और ये जानकारी दी जा रही है कुछ ही देर बाद वो संगम की तरफ भी जाएंगे। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर से उतरता हुआ अंबानी परिवार दिखाई दे रहा है। तस्वीरें हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, समय रैना के शो इंडिया गॉट लैटिन पर
रणवीर अलाहाबादिया के मां बाप पर विवादित बयान के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यूट्यूब ने विवादित वीडियो को हटा लिया है। केस दर्ज होने के बाद मुंबई पुलिस एक्शन में है। पुलिस रणवीर अलाहाबादिया के घर पूछताछ के लिए पहुंची है। रणवीर अलाहाबादिया और इंडिया गॉट टैलेंट के होस्ट समीर रैना के खिलाफ शो के दौरान अश्लीलता फैलाने के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही एक अपडेट ये भी है कि गायक और संगीतकार बी पराग रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट पर जाने वाले थे, लेकिन जिस तरह से विवादित टिप्पणी उनकी तरफ से की गई है, इसके बाद बी पराग ने ये जो पॉडकास्ट होने वाला था उसे रद्द कर दिया है। पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। चलिए अब खबर राजधानी दिल्ली से, जहां हार के बाद आज केजरीवाल अब घर संभालने में जुट गए हैं। पंजाब के नेताओं के साथ कपूरथला हाउस में अहम बैठक की है आज केजरीवाल ने। इस बैठक में भगवंत मान समेत पंजाब के दिग्गज नेता जुटे थे। मनीष सिसोदिया और दिल्ली के दूसरे आप नेता भी इस बैठक में मौजूद रहे। इसमें इस बात पर चर्चा की गई कि पंजाब को एक ऐसे राज्य के तौर पर बनाना है ताकि पूरे देश में इसकी मिसाल दी जाए। मीटिंग के बाद भगवंत मान ने कहा कि दिल्ली के अनुभव का इस्तेमाल पंजाब को मॉडल राज्य बनाने में किया जाएगा। भगवंत मान ने दावा किया कि दिल्ली में पिछले 10 साल में जितने काम हुए उतने कभी 75 साल में भी नहीं हुए। वहीं पार्टी में टूट फूट और कांग्रेस में विधायकों के जाने की बात को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया भगवंत मान ने। उन्होंने कहा कि बाजवा साहब कई बरसों से ऐसी बात करते रहे हैं और ये पूरी पार्टी एकजुट है। इनको बोलने दो जी, इनका काम है जी, इनका बस। हमने अपने खून पसीने से पार्टी बनाई है जी, ठीक है ना। तो हमने अपने मतलब मेहनत करके घर घर जाके, गलियों में जाके, गाँव में जाके, कस्बों में, शहरों में जाके हमने पार्टी बनाई। तो हम ऐसे असल में ना उनको, उनके यहाँ कल्चर है इधर जाने का, कभी उधर आने का, कभी वापस आने का। मतलब एक उनका नेता है वो ढोल बजा रहा था कि हमारी पार्टी हार गई, तो नीचे कमेंट आ रहे थे कि भाई साहब ये जीरो पे ढोल बजा रहे हो कि आपकी जीरो आई है तीसरी बार। तो अपना फिक्र नहीं करते, दूसरों में नुक्स निकालते रहते। हमारा मतलब ये है पब्लिक के पैसे को पब्लिक पे ही लगाएंगे। कोई फालतू में इधर उधर पब्लिक का पैसा जाए वो नहीं। पब्लिक टैक्स देती है, पब्लिक के टैक्स का पैसा किसी न किसी रूप में पब्लिक को मिलना चाहिए, और ये हम पंजाब में बड़े अच्छे सफलतापूर्वक कर रहे हैं। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।